नमस्कार प्यारे बच्चों। अपना जो चल रहा है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजक यौगिक उसकी अपनी पर्सन बैंक में चैप्टर नंबर 5 और उसका हमने एक वीडियो बना दिया था पीछे और आपने देख भी लिया होगा। उसमें हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए। कितने? क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए। यहाँ तक देखो COEN2+, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ये है ना। COEN2+, इसके किस रूप में? ये ना COEN2Cl ऐसे प्लस, ये है Cl2+, यानी थोड़ा लिखने में इसको गलती हो गई है, टाइप से En2Cl2+ ये है। और इसके किस रूप में प्रकाशिक संभाव्यता पाई जाती है वो हम इसमें हमने किया था। और प्रकाशिक संभाव्यता में इसके देखो ज्यामितीय संभाव्यता में दो समावी बनते हैं, सिस और ट्रांस, यानी समपक्ष और विपक्ष दो प्रकार के समावी बनते हैं। और हमने देखा था कि विपक्ष समावी यानी ट्रांस आइसोमर में कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक संभाव्यता नहीं पाई जाती, क्योंकि बिंब और प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर क्या अध्यारोपित हो गए थे, सुपर इम्पोजिबल थे। लेकिन सिस रूप जो था ना उसके अंदर प्रकाशिक संभाव्यता पाई जाती है, वो हमने इसमें डायग्राम वगैरह बनाया था पिछले वाली क्लास में। अब देखो इसके बाद ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन क्या है? अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का डायग्राम बनाना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब देखो कैसे बनाओगे, वो देखो इसको थोड़ा सा, और इसके अंदर देखो ऑक्टाहेड्रल में यूं, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट और डी ब्लॉक में डी कक्षक है, और डी कक्षक कितने हैं? 5, और 5 ये समवरंश डी कक्षक है। ये क्या है? समवरंश डी ऑर्बिटल। और किन को बोलते हैं समवरंश कक्षक? डी जनरेट ऑर्बिटल, यानी वे कक्षक जिनकी ऊर्जा बिल्कुल क्या हो, सेम, उनको बोलते हैं डी जनरेट या समवरंश कक्षक बोलते हैं। तो ये डी समवरंश ऑर्बिटल है, और इनमें क्या हो, इस प्रकार से स्प्लिटिंग हो। स्प्लिटिंग में कैसे? कि जब इसके पास कोई लिगेंड आए, और लिगेंड आए तो क्या करें, इस प्रकार से इन डी ऑर्बिटल को क्या कर दें, इन डी ऑर्बिटल को दो पार्ट के अंदर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता, देखना सर ये ब्लैक दिख रहा है, दो पार्टिकल में डिवाइड कर देता है यूं, इस तरह से दो पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया यूं, इस तरह से यूं। एक वाला भाग जो है वो तो है इस तरह से, नीचे चले गए 3 डी कक्षक इस तरह से, और ऊपर आ गए यूं 2 डी ऑर्बिटल ऊपर आ गए। नीचे वाले को बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, ये क्या है? T2G कक्षक। और ऊपर वाले को बोलते हैं AG कक्षक, ये है। और T2G में 3 है, DXY, DYZ, DZX, जिनको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल अक्ष, ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल यानी निरक्षीय डी कक्षक। और ये एक्सियल है, अक्षीय डी कक्षक, जिनमें लोब अक्ष के ऊपर रहती है, पीछे भी किया था हमने, DX2, Y2 और एक DZ2, दो ऑर्बिटल ऊपर आ गए। और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ना, ये ध्यान रखना है, इनके बीच का एनर्जी गैप इस तरह से देखो, यूं इनकी ये औसत एनर्जी लेवल है, ये क्या इनका औसत एनर्जी लेवल है, इस तरह से ये औसत एनर्जी लेवल। और इस औसत एनर्जी लेवल से इतना ऊपर हो गया ये, और ये इतना क्या हो गया, ये नीचे हो गया इस तरह से। तो इस औसत एनर्जी लेवल से ऊपर चले गई ऊर्जा, इतनी नीचे आ गई, और कितनी नीचे कितनी ऊपर ध्यान रखनी है। ये क्या, इसको लिखते हैं -0.4 डेल्टा ओ। डेल्टा इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। और 0.4 और ऊपर क्या है प्लस 0.6 डेल्टा ओ, इस तरह से। तो टोटल जो है ना ये इसको लिखते हैं 6 DQ, ये इसको लिखते हैं 4 DQ, इस तरह से। और ये टोटल जो है ना ये होती है 10 DQ के बराबर, 10 DQ टोटल जो होती है ना वो होती है 10 DQ के बराबर, इस तरह से। ये अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का डायग्राम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो T2G वाले नीचे, EG वाले ऑर्बिटल के ऊपर की तरफ चले गए। कितने नीचे आ गए T2G वाले? -0.4 डेल्टा ओ
और Eg वाले कितने ऊपर चले गए, प्लस 0.6 डेल्टा ऊपर है ये आपको याद रखना है। किस में है ये, ओक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संकुलों में। किसमें है, अष्टफलकीय यानी ओक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का डायग्राम ऑक्टाहेड्रल के लिए ये ध्यान रखना। और जहां टेट्राहेड्रल आएगा ना तो ये तो ऐसे रहेगा, इनको चेंज कर देंगे, ये ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे। एनर्जी भी क्या है, साथ मूव करेगी, तो ये दो नीचे आएंगे, तीन ऊपर जाएंगे, तो एनर्जी भी नीचे -0.6 आ जाएगा, ऊपर +0.4 हो जाएगा। किसमें, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय पूछ लेना, चतुष्फलकीय में आपको इसको उल्टा कर देना है, इतना ध्यान रखना। अष्टफलकीय में आपको ये डायग्राम याद रखना, यही हमें इसमें बनाना था इस प्रश्न में। इसके बाद देखो क्या लिखा है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुल, ये संकुल है TiH2O6+3 के बैंगनी रंग की व्याख्या कीजिए। कितना है, इसका पर्पल कलर होता है या बैंगनी रंग होता है इसका, इसकी व्याख्या करनी है कि CFT के बेस पे इसकी व्याख्या करनी है आपको। तो CFT के आधार पे इसमें रंग की व्याख्या कीजिए। अब क्या लिखेंगे CFT में, CFT के आधार पे कलर की व्याख्या। और किस में, इस संकुल में क्या है TiH2O6 और पूरे पे चार्ज क्या है +3 ये है। और इसके अंदर Ti पर चार्ज कितना है वो लिखना है, क्या आएगा Ti पर +3 आएगा, टाइटेनियम निकाल के देख लेना। X H2O 0 होता है और बराबर आगे +3 तो Ti के +3 आ जाएगा नहीं, Ti +3 चार्ज है। अब देखो +3 चार्ज के अलावा अब यहाँ पर क्या करना है आपको, शक्ति यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है 22 है, तो 22 है तो इस तरह लिखेंगे 3D 4S ऐसे 4P। अब D में कितने होते हैं 2 और ये S में 2 और D में कितने 2, अगर 22 के लिए लिखें तो। अब 3 निकाल दें, 2 ये निकल गया, एक ही निकल गया, D में क्या रह गया 1 रह गया। ये क्या है Ti+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये Ti+3 का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इस Ti में क्या है, D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, कितने, इस D में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस D ऑर्बिटल के पास जब क्या है, इस तरह से देखो डायग्राम बनाएंगे हम फिर, ये D ऑर्बिटल है और इन D ऑर्बिटल के पास क्या है, ये 5 D ऑर्बिटल, इनमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये D समभ्रंश कक्षक है, D ऑर्बिटल या D कक्षक, D समभ्रंश कक्षक है ये। और इनके पास H2O क्या वीक लिगेंड है, इसके पास आएगा बॉन्डिंग करने के लिए, क्या करेगा, इनको क्या करेगा 2 भागों में तोड़ देगा। ये 2 भागों में कैसे, इस तरह से देखो यू, इस तरह से। अब ऑक्टाहेड्रल है तो 3 नीचे और 2 क्या हो गए ऊपर की तरफ हो गए 2, इस तरह से 2 ऊपर आ गए। अब इनके बीच एनर्जी गैप पता ही आपको, ये +0.6 डेल्टा O और ये -0.4 डेल्टा O, ये हो गया इसमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन लिगेंड की प्रेजेंस में इस मेटल के D ऑर्बिटल में, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय 6 जुड़े लिगेंड तो अष्टफलकीय में। अब देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक कहां पर होगी, या नीचे वाले में, इस तरह से। और जब नीचे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले में जाएगा तो नीचे वाले में भर गया ये, जब इसके ऊपर कोई लाइट गिरे, अब लाइट गिरेगी ना तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचाने के लिए, यानी इस इलेक्ट्रॉन को इस कक्षक से इस तक पहुंचाने के लिए इनके बीच का एनर्जी का एक निश्चित गैप है, क्या एनर्जी का एक निश्चित गैप है। इस गैप के बराबर अगर इसको एनर्जी मिलेगी तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, किसमें Eg के अंदर, ये क्या है T2G में। और ये जो है Ti टाइटेनियम के अंदर, तो इस कॉम्प्लेक्स में ये एनर्जी का गैप जो है ना, ये गैप होता है एक निश्चित ऊर्जा। अब देखो लाइट गिरेगी ना, लाइट में अलग अलग रंग है, कलर है, तो उन कलर में से एक कलर जो उसकी एनर्जी क्या है इस एनर्जी के बिल्कुल क्या है बराबर है, तो उस 7 रंग में से एक एनर्जी को रंग को ये ले लेगा। और ये कहते हैं कि टाइटेनियम H2O6 में ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर का ऊर्जा का मान जो उतना होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचा सकता है, तो क्या करेगा इस तरह से, देखो यूं इस तरह से, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। और इस क्रिया के लिए उसने क्या कर ली, एनर्जी ले ली, और कितनी, कौन सी एनर्जी, हरा रंग का प्रकाश अवशोषित किया है, और इसकी तरंग दैर्ध्य लगभग 512 नैनोमीटर होती है वेवलेंथ, कितनी 512 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला लाइट जो है ना, इसकी एनर्जी इतनी होती है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचा सकता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से
यहाँ तक पहुंचा दिया इसने। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, तो हरे रंग का क्या कर लिया इसने, अवशोषण कर लिया, ग्रीन कलर ले लिया। अब ग्रीन लिया है तो वापस क्या करेगा, जब ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंचेगा पहले वाली की तरह, ये तो लिया इसने, और जब ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंचेगा वापस आएगा, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन वापस जो आएगा तो क्या करेगा, ये लिए गए कलर जो है उस कलर का कंप्लीमेंट्री कलर यानी पूरक रंग वाला प्रकाश बाहर निकालेगा। तो हरे का ये मानते कि इसका पूरक रंग ये मानते बैंगनी होता है। क्या होता है, बैंगनी। क्या करेगा ये बैंगनी रंग का प्रकाश क्या करेगा, बाहर निकालेगा, और बैंगनी रंग का प्रकाश बाहर निकलेगा तो हमारे आंखों तक क्या बैंगनी रंग पहुंचेगा। तो हमें ये कॉम्प्लेक्स कैसे दिखेगा, बैंगनी कलर का दिखाई देता है। ये आपको डायग्राम बनाना है किसमें, इसके कलर वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। अब देखो इसमें लिखना क्या है, 2-4 लाइनें लिख सकते हो आप ऐसे, देखो ऐसे लिखना है 2-4 लाइनों में, यूं करना है। क्या लिखेंगे कि टाइटेनियम Ti+3 के डी ऑर्बिटल में, डी कक्षक में, डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जो कि T2G ऊर्जा लेवल में बना रहता है, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा लेवल में बना रहता है, बना रहता है। जब इस पर दर से प्रकाश गिरता है, दर से प्रकाश गिरता है तो हरे रंग के प्रकाश की ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को T2G से Eg कक्षक या एनर्जी लेवल कक्षक में पहुंचा देती है तथा इस क्रिया में हरे रंग का प्रकाश अवशोषित होता है। जब यह इलेक्ट्रॉन पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंचता है, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है तो पूरक रंग का प्रकाश बैंगनी उत्सर्जित करता है, जिससे यह संकुल बैंगनी रंग का दिखाई देता है, बैंगनी रंग का दिखाई देता है। इस प्रकार इसमें रंग का कारण, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक डी कक्षक से क्या हुआ, दूसरे में चला गया, इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण बोलते हैं। तो इसमें रंग का मुख्य कारण डी संक्रमण होता है, डी ट्रांजिशन होता है या डी संक्रमण। इसमें रंग का मेन का कारण क्या है, डी संक्रमण या डी ट्रांजिशन होता है। ये आपको लिखना है, 2-4 लाइन ये लिखनी है, और मेन ये डायग्राम है, ये डायग्राम बना दो तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स में
सीएफटी के आधार पर कलर को इस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर सकते हो या समझा सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और अगले में क्या है, उपसहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं। अगला क्या है, उपसहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखोगे, किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजक संख्या। तो इसमें क्या लिखोगे, क्यों लिखना है आपको, कि किसी संकुल में धातु के साथ लिगेंड के द्वारा बनने वाले बंधों की संख्या, कितने बंध बन रहे हैं, उनकी संख्या कहलाती है, उसकी धातु की उपसहसंयोजक की संख्या कहलाती है। हम क्या लिखेंगे ऐसे, उपसहसंयोजक संख्या, उपसहसंयोजक संख्या जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, शॉर्ट में सीएन, कोऑर्डिनेशन नंबर। और क्या लिखोगे, धातु के साथ, धातु के साथ लिगेंड के द्वारा, लिगेंड के द्वारा बनने वाले, बनने वाले बंधों की कुल संख्या, बनने वाले बंधों की कुल संख्या, बनने वाले बंधों की कुल संख्या उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है, उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है, उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लिखे, जैसे क्या लिखोगे, एग्जाम्पल जैसे, अब देखो ये लिख दिया कि यहाँ संकुल K4FeCN6 लिख दिया। अब उसका पूछ लिया यहाँ कौन सा लिगेंड है और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है वो देखनी है। अब लिगेंड कौन सा है, CN- है सारे, और कौन से हैं, एक दंतुक, मोनोडेंटेड, अकेला लिगेंड है कि बंद बनाएगा ये, कितने हैं, 6 लिगेंड, 6 बंद बनेंगे, तो बनने वाले टोटल बंद कितने होंगे, 6 होगी, तो इसकी नंबर कितनी होगी, 6 होगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी, यानी उपसहसंयोजक संख्या होगी इसकी 6। जैसे NiCl4-2 क्यों आ गया, यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, Cl- और कौन सा है, एक दंतुक है, ये भी मोनोडेंटेड है, एक दंतुक, कितने हैं, 4 है, तो 4 बंद बनेंगे, तो नंबर कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, यानी उपसहसंयोजक संख्या का मान 4 हो गया। ऐसे ही लिख दिया COEN2Cl2 क्यों लिख दिया, तो यहाँ पर लिगेंड दो प्रकार के हैं, EN है, ये तो क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है, बाइडेंटेड, और Cl है, ये क्या है, एक दंतुक है, मोनोडेंटेड, ये मोनोडेंटेड या एक दंतुक है, EN है द्विदंतुक। अब इससे कितने बंद बनेंगे, 2 जुड़े तो 2, अकेला 2 बंद बनाएगा तो 2 दूनी 4 ये बनेंगे, 2 Cl के, तो 2 4 तो इसके, 2 Cl के, कुल कितने हो गए, 6 हो गए, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आ गई, 6 आ गई। इस तरह से धातु के साथ लिगेंड के द्वारा बनने वाले कुल बंधों की संख्या वो कहलाएगी उसकी उपसहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये आपको काउंट करनी आनी चाहिए। कब आएगी, जब आपको पता होगा कि कौन सा लिगेंड एक दंतु यानी मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड यानी द्विदंतु का या बहुदंतु कौन सा है, वो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखो अपना अगला, ये पीछे कर लिया मैंने, बता दिया आपको प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है। देखो ये इसको हमने पीछे किया है, देखो यहाँ इस तरह से, देखो ये रहा प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, उदाहरण द्वारा समझाइए, 2 बार आ गया प्रश्न ये। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, पीछे आ गया ये, यानी क्या लिखा था हमने कि धातु लिगेंड के साथ इस प्रकार से बंध बनाता है या इस प्रकार से लिगेंड के साथ जुड़ता है कि धातु के पास में लिगेंड के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन प्लस धातु के पास कुल इलेक्ट्रॉन, उनका टोटल योग जो है वो निष्क्रिय गैस विन्यास के बराबर हो जाए, इसलिए उतने लिगेंड जुड़ करके यह बंध का निर्माण करते हैं, और उसको बोलते हैं प्रभावी परमाणु संख्या या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN बोलते हैं। उसका हमने एग्जांपल पीछे लिखे हैं, ठीक है, पीछे वाला देखना वीडियो में। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और अगला क्या है, NiCl4-2 अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय होता है, क्यों, इसका रीजन लिखना है। यानी ये तो एक अनुचुंबकीय और एक क्या है, प्रतिचुंबकीय, यानी एक तो पैरामैग्नेटिक और एक क्या है, डायमैग्नेटिक, इसका रीजन क्या है वो देखना है। अब देखो कैसे करोगे, एक तो क्या लिखा है, ये
NiCl4, एक तो लिखा है NiCl4, NiCl4 -2। अब इस पे आपको पहले संकरण निकालना आना चाहिए, और संकरण के लिए देखो 4 जुड़े हैं Cl, और याद रखो आपके 12th क्लास में इतना ध्यान रखो आप, एक तो देखो NH3, एक NO2, एक Cn माइनस और एक CO, ये 4 याद रखो। इन 4 को आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानो, प्रबल लिगेंड। अगर ये कहीं पर जुड़े आ जाएंगे ना, तब क्या अंदर वाले कक्षक भाग लेंगे, N-1D अंदर वाले, तो लिखते हो ना आप आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, अंदर वाले डी भाग लेंगे। और अगर इन 4 के अलावा कोई अन्य लिगेंड जुड़ा हो, तब हमेशा बाहर वाले कक्षक भाग लेते हैं, उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से बाह्य कक्षक संकुल बोलते हैं। तब ध्यान रखना है। अब देखो CO, दूसरा Cn, तीसरा NH3, चौथा NO2 माइनस, ये 4 है। इन 4 को मानो आप प्रबल में, स्ट्रॉन्ग में। इनके अलावा जाए उनमें सबको बाहर वाले भाग लेने, और इन 4 में अंदर वाले लेने। अब देखो Cl कौन सा दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल होगा तो बाहर वाला डी, बाहर वाला भाग लेगा, बाहर में ले गया तो पहले S देगा, उसके बाद P, उसके बाद D, S एक। अब कितने लिगेंड है, 4 है, तो 4 तक भाग लेना है। तो देखो एक S, फिर P कितने होते हैं, 3, 1 2 3, sp3, यहाँ तक पूरा होगा 4। अब D की आवश्यकता पड़ी नहीं हमें, इसका मतलब इसमें संकरण कौन सा है, sp3, तो इसमें संकरण कौन सा है, sp3 संकरण है, ये ध्यान कर लिया हमने। अब देखो कैसे, क्यों लिखना है, निकल, इसका लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 3D, फिर 4s, फिर 4p, इस तरह से। अब देखो निकल का परमाणु क्रमांक कितना है, 28 है, 18, 28 है तो ऐसे लिखोगे आप, S में 2, और D में कितने लिखोगे, 8, ये तो निकल का, और P क्या है इसमें, खाली पड़ा है, इस तरह से। और जब यहाँ पर निकल पे चार्ज निकालो कितना आएगा, वो Ni क्या आएगा, +2 आएगा, Ni+2 निकाल के देख लो चाहिए। निकल को X मान लो, Cl पर -7 है तो 4 है, तो -4 बराबर, आगे कुल ऊपर आवेश आगे बराबर आ जाएगा -2, तो X -4 बराबर -2, X बराबर करोगे तो -4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, -2 +4 कट जाएंगे तो +2 बचेंगे, निकल पे +2 चार्ज है, और +2 होते ही निकल में इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है आपको, ऐसे 3D, ये तो 8 रहेंगे, कहां से निकाल दें, S से निकाल दिए, फिर P0, इस तरह से हो गया। अब D में इलेक्ट्रॉन कितने, 8 है, इनका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाए ना ऐसे, U S और 3 P है, इस तरह से। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरना है। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे भरे D में भरे, तो D में 1 2 3 4 5 6 7 8, और S क्या खाली है, P भी खाली है। और आपने पीछे पढ़ा होगा BBT में या CFT में, तब पढ़ा होगा कि लिगेंड धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो लिगेंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मतलब एक अकेला लिगेंड जब बंध बनाएगा तो एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और आपको पता है एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन काम आते हैं, तो वो कौन दे रहा है, लिगेंड दे रहा है। इसका मतलब धातु को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा बंध बनाने में। इसका अर्थ हुआ कि धातु उस लिगेंड को बंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध करता है, वेकेंट ऑर्बिटल देगा धातु। अब वेकेंट रहेगा ना, इसका मतलब S काम में आएगा और 3 P काम में आएंगे, तो एक S और 3 P ये रहे खाली पड़े, इनमें इलेक्ट्रॉन दे सकते हो तो ये मिल जाएंगी, क्या हो गया, sp3, sp3 संकरण हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। अब sp3 संकरण होते ही बताइए आपको, जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाए ना, तो सारे ऑर्बिटल न तो कोई p रहेगा, ना कोई s रहेगा, ना कोई d रहेगा, सारे सेम हो जाएंगे। अब ये 4 बन गए ना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब इसमें देखो कोई भी s नहीं है, कोई भी p नहीं है, सारे क्या हो गए, ये 4 बन गए ऑर्बिटल, कौन से, sp3, सबका नाम sp3 है, ये sp3 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 सॉरी sp3 संकृत कक्षक है, ये क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये संकृत कक्षक। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जो इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, और बॉन्डिंग कौन कर रहा है, Cl कर रहा है, तो अकेला Cl क्या करेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसे, रूप से संयोजक बंध बना लेगा इसे Cl माइनस। दूसरा Cl भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, रूप से संयोजक बंध। तीसरा भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, रूप से संयोजक बंध। चौथा भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, रूप से संयोजक बंध बना लेगा इसे। कितने बन गए, 4। अब 4 बनते ही
sp3 है और sp3 में आकृति कैसे होती है, इस तरह से क्यों बनाओगे आप, Ni+2 चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल बनाते हो, यहाँ Cl 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 और Cl माइनस, ये पूरा बन गया, क्या बन गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, पूरे पे चार्ज क्या है -2। अब देखो क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद, देखो संकरण होने के बाद कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल है क्या, देखो यहाँ ये सिंगल रहा, ये सिंगल रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन के आगे 2 सिंगल आ गए, 2 सिंगल आते ही इलेक्ट्रॉन सिंगल आते नेचर क्या हो जाएगी, पैरा मैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय हो जाएगी। इसका मतलब इसके अब डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल है, इसकी प्रकृति क्या होगी, अनुचुंबकीय, ये हमने लिखा है, ये क्या अनुचुंबकीय या पैरा मैग्नेटिक नेचर का होता है, अनुचुंबकीय। अगर इसका चुंबकीय गुण निकालोगे ना, √n+2 इस तरह से, और n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो 2 रख दो यहाँ, 2 2+2 क्या, तो √8 हो गया, और √8 की वैल्यू क्या होती है, वही है ना 2.72 जो भी है बोर मैग्नेट, इस तरह से 8 जो भी 2.8 ये बोर 2.8 यानी जो भी है ना इसे बोर मैग्नेटोन, ये इतनी आ गई, तो नेचर होगी इसकी अनुचुंबकीय होगी 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल होने से, और इसकी ज्यामिति कैसी है, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय संरचना का है। इस तरह से आपको बताना पड़ेगा ये प्रतिचुंब यानी अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। दूसरा क्या है इसका, NiCN4, ये NiCO4, दूसरा कौन सा इसका, सेकंड में ये लिखा है NiCO4 है ना, ये प्रतिचुंबकीय होता है, ये कैसे, ये भी बताओ हमें, समझाओ ये। अब देखो यहाँ संकर निकालेंगे ना, अब संकर के हिसाब से तो ये होना चाहिए, सीओ प्रबल लिखे, मैंने कहा प्रबल है तो अंदर वाले भाग लेंगे, प्रबल है तो एक अंदर डी ले, एक एस 2 पी, तो DsP2 होना चाहिए हिसाब से, लेकिन DsP2 होता नहीं है, क्यों नहीं होता, देखो इसको करके देखें, देखो निकल एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3D, फिर 4s, फिर 4p, अब डी में कितने, एस में 2, डी में 8, पी में 0, इस तरह से। अब निकल पे चार्ज क्या है, 0, निकल पे कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो वही इसका यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह गया, 3d8 रह गया, 4s2 और 4p 0। अब डी में कितने 8 है, s और p, इस तरह से। अब डी में 8 भरे, 8 ऐसे भरोगे ना यूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एस में 2 भरे, इस तरह से। और आपको पता है इसके पास जब सीओ आएगा प्रबल लिगेंड, सीओ प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में, अब ये आएगा इसके पास बॉन्डिंग करने के लिए ऑर्बिटल के पास, अब इसको चाहिए खाली ऑर्बिटल, तो खाली चाहिए तो खाली करने पड़ेंगे, अब खाली प्लस चार्ज है नहीं, कैसे करें, तब देखो यहाँ एस तो खाली चाहिए जाएगा, एस खाली चाहिए तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन वापस भर जाएंगे सारे, इन इलेक्ट्रॉन सबको वापस भर देगा और खुद खाली कर देगा ये, और वापस भरेगा ना, अब देखो इन वापस भरते ही हो गया इस तरह से, डी एस और पी। अब डी में देखो 8 थे ये, ऐसे था ये तो है ही ऊपर वाला, अब 2 इलेक्ट्रॉन और आगे इधर 2 आते ही और ही 2 भर जाएंगे, डी में कितने हो गए 8 और 2 10 हो गए, तो डी 10 हो गया, अब एस खाली हो गया, अब हिसाब से तो DsP2 होना चाहिए, लेकिन अब डी खाली नहीं है, क्या करें, तो फिर क्या इसको मन मार के फिर आगे करना पड़ेगा, आगे करेंगे तो इसका भी sp3 आएगा, तो इसमें क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 संकरण हो गया, इसमें कौन सा, इसके अंदर भी sp3 है, sp3। अब बताइए आपको sp3 होते ही सबकी एनर्जी बिल्कुल सेम, और एनर्जी सेम होते ही इनका नाम sp3 संकृत कक्षक, कितने हैं 4 है, 4 है ना 4, अब इनमें इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सीओ, सीओ ये लिगेंड जुड़ा हुआ है तो 2 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये मोनोडेंटन यानी एक दंतुक लिगेंड है, अकेला 2 इलेक्ट्रॉन देगा और एक बंध बनाएगा, ऐसे सब में तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इस तरह से क्या कर लेगा, एक एक उप सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेगा, ये 4 बंध बन गए। अब sp3 है तो आकृति कैसी होगी, वही ni, 4 क्या लगा देंगे CO, ऐसे इस तरह से, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल, क्या हो गया ये
चतुष्फलकीय। तो पहले वाले की तरह चतुष्फलकीय तो है ही। अब इसकी नेचर देखें, प्रकृति, और प्रकृति चेक करनी है संकरण के बाद। अब देखो यहाँ तो क्या हुआ था, पहले वाले में संकरण के बाद इलेक्ट्रॉन दो सिंगल थे, अनुचुंबकीय हो गया था अनुचुंबकीय। अब देखो संकरण के बाद कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल है क्या, कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है। सिंगल नहीं है तो इसकी नेचर क्या होगी, प्रतिचुंबकीय। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिचुंबकीय। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण, क्या लिख दोगे, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण, इसलिए म्यू का मान क्या आएगा, 0 आएगा। एन का मान रखोगे 0 तो म्यू का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। तब लिख देंगे डी कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित यानी पेयर्ड है, युग्मित है, इसलिए इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। और उसकी क्या थी, अनुचुंबकीय थी। ये लिखा हमने, ठीक है। ये हमारा प्रश्न था, ये बना हो गया। तो क्या हो गया, NiCl4 - 2 अनुचुंबकीय और NiCO4 क्या है, प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक है। इस पर टिप्पणी लिखनी थी। अब देखो अगला क्या है, पश्चाबंध बेक बॉन्डिंग पर टिप्पणी लिखी है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। और बेक बॉन्डिंग क्या करता है, डी ब्लॉक की मेटल जो है ना, वो बेक बॉन्डिंग का निर्माण कैसे करती है। देखो इसके लिए आपको छोटा सा एक डायग्राम बनाना है, बस वो डायग्राम ही मेन है। इस तरह से देखो, धातु है मेटल, और मेटल के पास इस तरह से ऑर्बिटल है। इस तरह से। अब इसके पास लिगेंड है, एक लिगेंड है ना, बॉन्डिंग के लिए लिगेंड है इसके पास, बंध बनाने के लिए। अब लिगेंड के पास भी ऐसे इसी तरह से ऑर्बिटल हैं, लिगेंड के पास इस तरह से लिगेंड। और जब मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्डिंग हो ना, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा, और जोड़ा देगा तो क्या करेगा, इस तरह से इनके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। यूं क्या करेगा, ऐसे बॉन्डिंग करेगा, और बॉन्डिंग करेगा देखो, लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा देगा यूं किसके, मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में। तो क्या बनेगा, उपसह संयोजक बंध यानी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखो ऐसे एक मेटल के साथ अगर मान लो 6 जुड़े हुए लिगेंड, कितने, 6, तो एक अकेला लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 6 जुड़े 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास मेटल के पास आएंगे, और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। और आपको पता है धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। मेटल हमेशा अपने ऊपर प्लस चार्ज रखेगी, माइनस नहीं रखेगी। तो अगर मेटल पर माइनस आ गया तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स या संकुल क्या, अनस्टेबल या स्थायी, अस्थायी हो जाएगा ये। तो इसको स्थायी रखने के लिए क्या करता है, मेटल क्या करेगा, अपने ऊपर उपस्थित इस माइनस चार्ज को लिगेंड पर वापस ट्रांसफर करता है। तो क्या करेगा, मेटल क्या करेगा, अपने भरे हुए कक्षक है, ये क्या है मेटल के पास, ये भरे हुए कक्षक है, इस तरह से ये भरे हुए कक्षक है, और ये क्या है, खाली है। ऐसे ही इस लिगेंड के पास ये भरे हुए हैं, ये पूर्ण पूरित कक्षक, भरे हुए कक्षक है ये, किसके, लिगेंड के। और ये क्या है, रिक्त कक्षक है, किसके, लिगेंड के। इधर ये मेटल है, इसका क्या है, ये पूर्ण पूरित भरे हुए कक्षक है ना, ये भरे हुए कक्षक किसके है, ये धातु के। और ये क्या है, रिक्त कक्षक है धातु के, ये रिक्त कक्षक है। तो लिगेंड क्या कर रहा है, अपने भरे हुए कक्षक से इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर कर रहा है, मेटल के खाली कक्षक में ट्रांसफर कर रहा है। और ऐसे ट्रांसफर करने से, स्थानांतरित करने से मेटल पे माइनस चार्ज बढ़ेगा। तो मेटल क्या करेगा, अपने ऊपर उपस्थित माइनस को हटाने के लिए क्या करेगा, अपने भरे हुए कक्षक से इलेक्ट्रॉन को लिगेंड के खाली कक्षक में स्थानांतरित करता है, ऐसे ऐसे इस तरह से। और खाली कक्षक में स्थानांतरित करने से यहाँ पर क्या है, पाई बंध का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से देखो बॉन्डिंग तो ये हो रही है, लेकिन धातु उल्टी वापस बॉन्डिंग कर रहा है। इस बॉन्डिंग को बोलते हैं बेक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, बेक बॉन्डिंग कहते हैं। ये बेक बॉन्डिंग है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्च आबंध कहते हैं, पश्च आबंध। ये पश्च आबंध या बेक बॉन्डिंग कहलाता था। अब देखो डायग्राम बनाना है आपको, एक तो ये तो मेटल है, धातु, और ये क्या है, लिगेंड। एक तो आपको ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना दोगे ना तब इसमें समझ में आ जाएगा सारा। फिर इसी डायग्राम को देख के आपको 2-3 लाइनें लिखनी है। देखो क्या लिखोगे कि संकुल यौगिक बनने के दौरान लिगेंड अपने भरे हुए कक्षक से इलेक्ट्रॉन को धातु के खाली कक्षक में
देता है, जिसके फलस्वरूप उपसहसंयोजक बंध अर्थात सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इस क्रिया से धातु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। धातु इस ऋणावेश को कम करने के लिए अपने भरे हुए कक्षक से इलेक्ट्रॉन को लिगेंड के खाली कक्षक में स्थानांतरित करके पाई बंध का निर्माण करती है और इसी को पस आबंध या बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। बस इतना लिखना है, लिख के आपको डायग्राम बनाना है। 2 नंबर का प्रश्न आता है एग्जाम में कई बार, तो आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना। जो बोला ना मैंने ये आपको लिखना भी है, तो आप वीडियो को पॉज करके जो बोलना है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, क्या लिखा है, COF6-3 CONH3 में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण, ज्यामिति व चुंबकीय प्रवृत्ति समझाइए, सब कुछ लिखना है इसमें। इन दोनों का पूरा हमें वर्णन ही करना है, ये मान लो, ठीक है ना। COF6 और एक CONH3। अब देखो कैसे करना है इसका। एक तो ये देखो ये लिखें, एक तो लिखना हमें ये COF6-3 इसके लिए देखो करने का तरीका अपना वही है, अभी पीछे किया ना, उसी तरह से हमें क्रम वाइज या सीक्वेंस से चलना है। पहले लिखना कोबाल्ट, परमाणु क्रमांक 27, 30 तक तो आपको आनी चाहिए। और इसका फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन, फिर 3D, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d, आगे और भी है d, 4d। अब देखो s में 2, d में कितने हो गए 7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखें यहाँ p में 0, आगे d में इसके अंदर भी 0 है। अब यहाँ पे CO पे चार्ज देखो आप निकाल सकते हो CO x मान ले, है ना, x मान लिया CO को, प्लस F पर चार्ज -1 होता है, कितने F है 6, -6 बराबर ऊपर वाला आवेश हमेशा बराबर आएगा -3, x बराबर करोगे ना -3 तो है ही, इधर जाएंगे प्लस के 6, क्या बच गया प्लस का 3। इसका मतलब CO पे चार्ज क्या है +3 है, तो CO पे चार्ज क्या है यहाँ +3 है, तो CO यहाँ +3 है, तो +3 होते 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब बस इतना ही करना है, क्या करना हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो ऐसे, आर्गन 3d 4s। अब s के 2 निकल गए 0, एक इसका निकल गया d का, अच्छा हो गया, फिर 4p और 4 फिर 4d। अब देखो इसका हम ऐसे बॉक्स वाला डायग्राम बना लें ऑर्बिटल के लिए, ये 3D, क्या ये 3D, फिर ये 4s, फिर ये 4p, इसके बाद 4d, इस तरह से ये 4d, ठीक है। अब देखो d में कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6 और 6 है, तो अब देखो F कौन सा लिगेंड है वीक लिगेंड है, और F वीक लिगेंड है। अब देखो 6 लिगेंड जुड़े, 6 जुड़े है ना, F वीक होते हैं, आपको बाहर वाले D भाग लेने, अंदर वाले भाग नहीं लेने, बाहर वाले ये D भाग लेंगे, बाहर वाले ND कक्षक, और अंदर वाले 4 से कम 3 N-1D, ये अंदर वाले बाहर वाले भाग लेंगे। और कितने 6 लिगेंड है, तो 6 देखो 1s 3p 4 और 2d 6, 6 हो गया ऑर्बिटल, देखो 5 और 1 6, तो क्या होगा, एक तो क्या हो गया s, एक s 3p 4 और एक d दूसरा d 2d, टोटल 6 हो गए, तो sp3d2, तो इसका संकरण क्या हो गया sp3d2, और sp3d2 होते ही ये सारे मिल जाएंगे, एक s 3p और 2d, कहां तक है देखो यहां तक मिलाना है आपको। अब ये 4d यहीं तक करना आपको, यहां तक बस, ये मिल गए, और ये मिलने से क्या हो गया sp3d2 संकरण हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये संकरण। और आपको पता है संकरण होते ही सबकी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ समान हो जाए, कोई भी sp कक्षक नहीं रहेगा, सब कितने आइए 6 हो गए ना, तो 6 बनाए 1 2 3 4 5 और 1 6, अब ये क्या हो गए 6 sp3d2 संकरित कक्षक हो गए,
संकरित कक्षक है ये। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जो बॉन्डिंग कर रहा है, और बॉन्डिंग कौन कर रहा है, लिगेंड, और लिगेंड कौन सा है, F-, 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये, उपसहसंबंध बंध बना लेगा। दूसरा F-, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर बंध बन गया। तीसरा F-, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बंध बना लिया। चौथा F-, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इस तरह से बंध बना लिया। पांचवा F-, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इस तरह से बंध बना लेगा। छठा ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और 2 ये बंध बना लेगा। 6 बंध बन गए। और sp3d2 हो ना, 6, और 6 बंध कैसे बनाएंगे, एक वर्ग में, वर्ग के रूप में 4 बंध, 2 और 2 4, और एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। ऐसे इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी अष्टफलकीय संरचना बोलते हैं। तो अष्टफलकीय संरचना ऐसे बनेगी, तो CO+3 इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। और सब पर F-, 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 इस तरह से हो गई। तो कितने लग गए, 6 F- लग गए यूं, और 6 F- लगते ही इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, पूरे पे चार्ज -3, ठीक है, अष्टफलकीय हो गया। हेलो हेलो, नमस्कार। मैं सर थोड़ा रुक के करता हूँ आपको, अभी क्लास में हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अष्टफल के स्ट्रक्चर होगी इसकी। अब देखो क्या लिखा है कि कोबाल्ट पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितना है, CO पर चार्ज कितना है, +3 है। इसकी ज्यामिति कैसी होगी, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल लिख दोगे आप। ज्यामिति क्या इसकी, अष्टफलकीय। बाह्य कक्षक संकुल बनाए, बाहर वाले डी भाग ले रहे हैं ना, जिसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बाह्य कक्षक संकुल, कक्षक संकुल बना है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। इसी प्रकार से और क्या पूछा इसमें, इसकी चुंबकीय प्रकृति। अब देखो संकरण होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन सिंगल रह गए, 4 सिंगल रह गए। 4 सिंगल रहने से इसकी नेचर क्या होगी, अनुचुंबकीय। तो ये अनुचुंबकीय है, क्या हो गया ये, अनुचुंबकीय। और अनुचुंबकीय निकालो, कितना अनुचुंबकीय निकाल सकते हो, म्यू बराबर √n+2 फॉर्मूला आपके पास है। n यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, तो n का मान 4 रख दें यहाँ, म्यू बराबर √4 और 4+2 ऐसे 6, तो √6×24 कितना हो गया, ये आ गया 4.92 बोर मैग्नेट, 4.92 बोर मैग्नेट। ये आ गया हमारा चुंबकीय आघूर्ण का मान। तो ये अनुचुंबकीय, ये हमें पूछा है। कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसकी ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, बाह्य कक्षक संकुल बनाए। प्रकृति इसकी क्या है, अनुचुंबकीय है। इसकी नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। ये देखो धातु का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, संकरण sp3d2, ज्यामिति अष्टफलकीय है, चुंबकीय प्रकृति क्या होगी, अनुचुंबकीय हो गया। तो इसका संकरण कौन सा है, sp3d2। ये हमें 4-5 बातें पूछी। दूसरा हमारे पास एग्जांपल क्या है इसी में, एक है CO, दूसरा क्या है, इस तरह से CONH3 6+3, दूसरा ये है हमारे पास। अब देखो मैंने कहा था 4 लिगेंड याद रखो, कौन कौन से, CO, Cn-, NH3, NO2-। अगर ये है तो अंदर वाले डी भाग लेंगे। अब देखो अंदर के डी भाग लेंगे, NH3 आ गया, NH3 आता, कितना NH3 है, 6 है ना, 6 है, तो देखो sp3 तो रहेगा रहेगा, एक s 3 p, ये 4 रहेंगे। अब डी बाहर के भाग ले, अंदर के लें, अब अंदर के लेंगे, अंदर लेंगे तो अंदर वाले 3d लेंगे, अंदर के लेंगे तो 2d अंदर वाले भाग लेंगे, 4 2 6 हो जाएंगे, 6 तो है ये। इसका मतलब वहां पे तो क्या था, sp3d2 था, यहाँ पर क्या होगा, d2sp3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अंदर के डी भाग ले रहे हैं। अब देखो कैसे लेंगे वो देखना है। अब देखो यहाँ कोबाल्ट पर चार्ज निकाल लो आप, क्या आएगा, +3, निकाल के देखना चाहिए, वही आएगा। कोबाल्ट पर x मान लो, NH3 न्यूट्रल उदासीन है, कोई चार्ज नहीं होता, 0, ऊपर चार्ज हमेशा आगे आ जाएगा +3, x बराबर क्या आ गया, +3, इस पे चार्ज क्या है, +3, तो यहाँ पर भी कोबाल्ट क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ +3 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, आर्गन। उसके बाद 3d, उसके बाद 4s, 4p, 4d,
अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो s के 2 निकल गए और एक यहाँ निकाल दें तो यहाँ 6 रह गए, p में 0 d में 0। अब इसका इलेक्ट्रॉन के विन्यास लिखें, ये 3d 1 2 4 5 3d, फिर 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d, ये 4d। अब d में कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें तो दो, देखो s और p खाली है, लेकिन हमें तो दो अंदर वाली d खाली चाहिए, ये दोनों। तो क्या करेगा, इस CO+3 के पास क्या आएगा, के पास पर्बल लिगेंड, पर्बल लिगेंड कौन सा है, NH3, NH3 आने पर NH3 इसके पास आए तो क्या करेगा, ये जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना, इनको वापस धक्का मार देगा कि ये दो खाली करो, ये दोनों धक्का मारेगा। देखो 6 2 3 4 5 6 तो ये 6 से डबल डबल बढ़ जाएंगे, कह देंगे 2 खाट खाली करो, ये 2 खाटे खाली करो, पिस जाओ, सारे डबल डबल हो जाएंगे, तो 2 खाट खाली होगी, 2 कक्षा खाली होगी, एक s और p, 3 खाली है। आगे इनकी हमें आवश्यकता नहीं, लिखो ना लिखो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, D2sp3, ये हो गया हमारे पास D2sp3 संकरण। इसका मतलब संकरण पूछा है ना, तो CO पे चार्ज पूछा है +3 संकरण D2sp3 हो गया, और संकरण होते ही सबकी एनर्जी बिल्कुल क्या हो जाएगी, बराबर। ये 6 ऑर्बिटल हो गए इस तरह से, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 क्या हो गए, ये 6 D2sp3 संकृत कक्षक, संकृति कक्षक, ये हो गए हमारे पास। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कौन देगा, NH3, कौन देगा इनमें इलेक्ट्रॉन, NH3 देगा, ऐसे सब में इलेक्ट्रॉन NH3, NH3 कितने NH3 है, 6 ही तो है, ये 6 मैंने ऑर्बिटल बनाए हैं, 6 पूरे है ऐसे NH3, इस तरह से NH3 NH3, इस तरह से NH3, 6 जुड़ गए। और 6 जुड़ते ही चाहे D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, हमेशा ज्यामिति वही रहेगी, 6 बंद बनेंगे ना, तो ऐसे बनेंगे 6, इस तरह से CO+3 यूं, 6 बंद बनाने हैं आपको, क्या लग गए, NH3, 1 2 3 4 5 6, और पूरे पे चार्ज क्या है, +3, इस तरह से। अब देखो CO पे चार्ज +3, संकरण D2sp3 हो गया। अब देखो इसमें निकाले, ज्यामिति निकालें तो क्या होगी, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संरचना है, अष्टफलकीय। फिर देखें चुंबकीय आघूर्ण, अब देखो संकरण होने के बाद, जब संकरण हुआ ना, ये होने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल रहा क्या, नहीं रहा, सब डबल डबल थे, हो गए। उसमें क्या था, देखो पीछे वाले में, देखो संकरण होने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन सिंगल रह गए, तो हमने 4 रख के मान निकाला है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, संकरण होने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं रहा, और नहीं रहा तो इसकी नेचर क्या होगी, प्रतिचुंबकीय, तो ये क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया, डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय हो गया। म्यू का मान क्या आएगा, एन का मान 0 रखते ही म्यू का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा, इस तरह से। इसकी नेचर क्या होगी, डायामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय प्रकृति का हो गया, ये हमें इसमें करना है। कर सकते हो ना, ये दोनों के एग्जाम्पल आपको दिए हैं, दोनों के लिए CO पे चार्ज +3, उसमें संकरण sp3d2, इसके अंदर D2sp3, वहां पर इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय, यहाँ पर भी अष्टफलकीय, वहां पर बाह्य कक्षक संकुल बना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ क्या बना है, आंतरिक कक्षक संकुल, अंदर वाला डी भाग ले रहे। फिर वहां पर चुंबकीय आघूर्ण क्या था उसका, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पर इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, डायामैग्नेटिक हो गया, अनुचुंबकीय, म्यू का मान 0 आ गया, ये हमें इसमें करना था, ये हमारा प्रश्न था ये, ठीक है ना। देखो ये रहा, ठीक है, ये सारा हमने इसमें कर दिया है। इसके बाद देखो अगला, आयनन समावता को परिभाषित कीजिए, व्हाट इज आयनन, या कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कौन सी आयनन समावता किसको बोलते हैं, इसका एग्जांपल एग्जाम में है ना, एग्जांपल देख पूछते हैं इसमें समावता कौन सी है,
आयनन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब देखो कैसे लिखोगे, क्या लिखना आयनन समावेता में, इस तरह से आयनन समावेता। आयनन मतलब इसका अर्थ क्या होगा, आयनन का मतलब वे समावी जिनका आयनन यानी आयनाइजेशन, जिनमें आयन अलग अलग बने, उनके अंदर कौन सी होती है, आयनन समावेता पाई जाती है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या लिखेंगे, वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन इनका आयनन भिन्न भिन्न होता है, आयनन भिन्न भिन्न होता है, आयनन समावी कहलाते, आयनन समावी कहलाते। जैसे जिनमें आयनन अलग अलग हो, बाकी अणुसूत्र सेम हो, जैसे ये लिख दिया मैंने Pt NH3 U4 Br2 Cl2, ये एक मोलिकुलर फॉर्मूला है, ये हमारे पास क्या ये एक मोलिकुलर फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र रहेगी ये, ठीक है, लिख दिया मोलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र है। इससे मैं दो प्रकार के कंपाउंड बना सकता हूं, देखो दो आइसोमर बना सकता हूं ऐसे। कैसे बनाओगे, एक बना दिया मैंने जैसे ही Pt NH3 4 Cl2 क्यों बना दिया, Br2 बाहर कर दिया यूं, इस तरह से। एक बना दिया मैंने ये आइसोमर ऐसे Pt NH3 4 और Br2 अंदर कर दिया, Cl2 बाहर कर दिया, दो बन गए, ये दो आइसोमर है, क्या बन गए ये दो बन गया आइसोमर। अब देखो इन दोनों में एक प्लेटिनम 4 NH3 4 NH3, 2 Cl 2 Cl, 2 Br 2 Br, यही तो इसके अंदर है, एक प्लेटिनम 4 NH3 2 Br 2 Cl, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है। इसका मतलब दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूले क्या सेम है, लेकिन इनका आयनन अलग अलग हो। अगर इनको पानी में घोले ना, इनका आयनन करवाएं, तब क्या होगा, ये बड़े वाला ब्रैकेट है ना, इसका कभी आयनन नहीं होता, ये बड़े वाला ब्रैकेट ऐसे रहेगा NH3 4 Cl2, पूरे पे चार्ज क्या आ गया +2, और 2 Br क्या हो गए माइनस, इस तरह से। और इधर वाले में कराओगे ना आप आयनन, इसका करवाएं, तब यूं बनेगा, बड़े वाला ब्रैकेट तो वही Pt NH3 4, फिर ये अंदर Br2 पूरे में चार्ज +2, अब बाहर क्या बन गए 2 Cl माइनस बन गए। अब देखो इस आयनन में या तो क्या बने Br माइनस आयन बने, और यहाँ क्या बने Cl माइनस आयन। अब अगर इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल देना, इस विलियन में डाल दे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तब क्या होगा, Ag ले लेगा Br, तो क्या बनेगा AgBr बन जाएगा। और क्या होता है, ये पीले रंग का होता है, इसमें क्या है AgBr का पीला ऑक्साइड बनेगा, यानी येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। और इधर वाले में डाल दें सिल्वर नाइट्रेट, डाल दें AgNO3, इसमें डाल दें, यहाँ डालेंगे तो Cl है बाहर, ले लेगा Cl ले लेगा Ag, तो AgCl बनेगा। ये क्या होता है, श्वेत यानी व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट बनता है, श्वेत रंग का, इस तरह से। जिनमें आयनन अलग अलग हो, आयन अलग अलग बने, देखो दोनों समावी अणुसूत्र सेम है, लेकिन दोनों का आयनन क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, आयन अलग, Br बन रहे, यहाँ Cl बन रहे, इस प्रकार के समावी उनको बोलते हैं आयनन समावी, और इस गुण को बोलते हैं आयनन समावेता कहते हैं। ये आपको लिखना है, ये आयनन आइसोमेरेज है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला, अगला क्या है, कॉर्नेलाइट का सूत्र लिखिए, ये बाइडेंटेड, ये डबल साल्ट है, क्या है द्विक लवण है, ये ऐसे लिख सकते हो आप इस तरह से KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, ये डबल साल्ट है, इसको बोलते हैं कॉर्नेलाइट, ये कॉर्नेलाइट का फॉर्मूला, कॉर्नेलाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखो, किसी संक्रमण धातु के संकुल का विन्यास T2G4Eg2 है, ये है, इसके लिए हमें डायग्राम बनाना है। इसमें क्या लिखा है कि किसी संक्रमण धातु के संकुल का विन्यास ये दे रखा है,
आगे इसने पूरा लिखा नहीं क्वेश्चन T2G4 और EG में 2 है। तो इसके लिए आपको तो डायग्राम बना के देखना है। अब डायग्राम में देखो ऐसे बनाना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे बना लो डी ऑर्बिटल, नीचे T2G, ऊपर क्या बना देंगे EG ऑर्बिटल, पीछे बनाया डायग्राम मैंने। अब इसमें क्या क्या करने हैं, T2G में 4 भरने हैं, 1 2 3 और 4। EG में कितने भरने हैं, 2 भरने हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, पहले सिंगल सिंगल भरे 1 2 3 4 5 फिर 6, ऐसे 6 थे यहाँ इलेक्ट्रॉन। 6 कैसे भरा, 1 2 3 4 5 उसके बाद 6। और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे T2G से ऊपर EG में चले जाए, ये पूरा पहले नहीं बने, इलेक्ट्रॉन सारे सिंगल सिंगल भरे। इसका मतलब इस मेटल के साथ जुड़ने वाला लिगेंड जो है ना, वो क्या है, वीक यानी दुर्बल लिगेंड है। तो हमें पूछ लेना कौन सा लिगेंड जुड़ा है, तब कह देंगे इसमें वीक या दुर्बल लिगेंड इसके साथ में अटैच है, जुड़ा हुआ है। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ध्यान रखना है, ये हमें थोड़ा देखना है। इसके बाद देखो अपना अगला 19वां प्रश्न। 19वें में क्या है, CONH3 और -2 के बंधन समावी का सूत्र लिखिए, है ना। अब देखो इसमें इसने यहाँ +2 करना, +2 ठीक है ना। तो CONH3 और +2 के बंधन समावी का फॉर्मूला लिखना है। अब देखो कैसे लिखना है, NH3 यहाँ 3 नहीं, इसमें यहाँ 5 लिखने हैं। अब देखो कैसे लिखे, मैं चलो लिख देता हूँ फॉर्मूला अलग से। ये हमारे पास फॉर्मूला है, क्यों लिखा है इसने, इसके लिंकेज आइसोमर लिखने हैं, CONH3 5NO2 और +2। इसके आपको क्या लिखने हैं, इसका लिंकेज या बंधन समावी। अब देखो बंधन समाविता किसमें होती है, जिनके अंदर क्या हो, वो उभयदंतुक लिगेंड जुड़ा हो, एम्फिडेंटेड, और NO2 उभयदंतुक लिगेंड है। तो इसका एक तो आइसोमर ही है, दूसरा क्या बनाओगे इसका बंधन समावी, सेम ऐसे ही यू CO, और बंधन समाविता में जुड़ने वाले लिगेंड की बंधन में भिन्नता होती है। अब यहाँ O बंध बना लेगा, ONO हो जाएगा, और +2 सेम। अब देखो यहाँ तो N बंध बना रहा है नाइट्रो, और यहाँ O बना रहा है, तो इसको नाइट्राइटो बोलते हैं। ये इसके दो आप एक दूसरे के बंधन समावी है, ये आपको लिखने हैं। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, जल की कठोरता के निर्धारण के लिए आवश्यक लिगेंड का नाम बताइए। जल है ना, उसकी हार्डनेस ज्ञात करने के लिए, जल की कठोरता, कितना पानी खा रहा है, तो उसकी कठोरता ज्ञात करने के लिए याद रखना EDT का यूज करते हैं। किसका, EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। अगर -4 लिख देंगे तो एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेटो, EDTA, इसका यूज करते हैं किसके लिए, जल की कठोरता ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद देखो LiAlH4 का यूपीसी नाम लिखिए, इसका यूपीसी नाम लिखना है। अब देखो यूपीसी नाम कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखना है, तरीका बताया पीछे मैंने आपको, पीछे वाले चैप्टर में, ये वीडियो में, लिथियम, उसके बाद आगे वाले का नाम पूरे एक ही लाइन में। अब देखो ये है, अगर हटा दे लिथियम, यहाँ से हटा दें इसको, यहाँ चार्ज -1 आ जाए, इसका मतलब आगे कुछ लगाओ या इस पर माइनस आ जाए, डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाए, तब धातु के नाम के एंड में के 8 लगाते हैं। अब H है, H लिगेंड, H कौन सा है, H- है, इसका मतलब हाइड्रिडो है, ये क्या है, हाइड्रिडो। कितने, 4, इसलिए टेट्रा हाइड्रिडो, टेट्रा हाइड्रिडो। अब एल्यूमिनियम का नाम क्या होगा, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। फिर आगे ऑक्सीडेशन स्टेट, अब निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लिथियम पे चार्ज +1 होता है, एल्यूमिनियम का निकालना है X, H पे चार्ज -1, कितने माइनस के 4, बराबर ऊपर आवेश कुछ है ही नहीं, ये तो न्यूट्रल ही है, तो 0। अब निकाल लो, +1 -4, तो माइनस के 3 बच गए, इधर आएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, मतलब एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या है, +3 है, तो थर्ड आ जाएगा यहाँ, थर्ड। तो इसका नाम क्या हो गया, लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड, ये इसका IUPAC नाम हो गया। इसके बाद देखो इसका IUPAC नाम थोड़ा अलग से लिखना है इसका, तो इसका क्या है, 12 जुड़े CO, क्या बोलते हैं 12 को, डूडेका, क्या बोलेंगे ऐसे, डूडेका। क्या बोलते हैं CO, कार्बोनिल, तो डूडेका कार्बोनिल। फिर लिखते हैं डाई मैंगनीज, डाई मैंगनीज
और आगे 0। धातु कार्बोनिल जो होता है ना, जिसमें धातु के साथ केवल सारे कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हो, वहां हमेशा धातु पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। अगर पूछ भी लेना आपसे छोटा प्रश्न आ जाए 1 नंबर का कि धातु कार्बोनिल यौगिकों में धातु का ऑक्सीकरण अंक होता है, क्या होता है, 0 होता है, धातु पे कोई चार्ज नहीं होता। फिर देखो अपना अगला 23वां, और क्या लिखा है कि निम्नलिखित, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात कीजिए। इसमें Fe का निकालना है कितना चार्ज है, और इसमें Fe का यहाँ निकालना कितना चार्ज है। अब चार्ज निकालने का तरीका बताया मैंने आपको, देखो कैसे निकालोगे। सब पे देखो, पूरे को लिख लो। K पे चार्ज क्या होता है, +1, कितने K, 3, +3, प्लस Fe का निकालना है x, प्लस C2O4, ये C2O4 है, क्या है, C2O4, C2O4, ये -2 होता है अकेला। कितने C2O4 है, 3 है, कितने का माइनस के 3 दूनी 6, तो -6, -6 बराबर ऊपर चार्ज क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0। अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ अब देखो प्लस के 3 माइनस के 6, क्या बच गया, -3, x बराबर करोगे इधर जाएंगे तो +3 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर Fe पर चार्ज क्या है, +3 है। Fe पर चार्ज क्या है, +3। इसी प्रकार से FeCN6-4 किसी का निकाल लो, ऐसे निकालना सबका, आपका सबका इसका ऐसे करना है। x Cn पे चार्ज क्या है, माइनस का 1 होता है, कितने 6 है, तो -6 बराबर ऊपर कितना है, -4, बराबर हमेशा ऊपर वाला हमेशा बराबर में आएगा। x बराबर ये -4 तो है ही, इधर आएंगे 6 तो +6 हो जाएंगे। x बराबर क्या आ गया, +2 आ गया। यहाँ Fe पर चार्ज क्या है, +2 आ गया। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट यानी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, यानी क्या करोगे, Fe पर यहाँ +3 है और यहाँ Fe पर क्या है, इस तरह से। ऐसे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला ये चैप्टर किया। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए, ये थोड़े से आपको ध्यान रखने और एग्जाम में इसी तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने। और बहुत इजी चैप्टर, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी रीडिंग लगा लोगे तो आप आराम से इसमें सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी करो, आराम से करो। और एग्जाम में ज्यादा इतना लेंथी पेपर नहीं आता, ऑब्जेक्टिव टाइप ही आता है लगभग सारा क्वेश्चन। 1 नंबर क्या है, 2 नंबर का है, उसके 2 भाग दे देंगे, लेकिन उसको उत्तर एक लाइन का ही आएगा बस। तो आप इजीली आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है और स्कोरिंग भी है ये, ठीक है। अगला हम इसके बाद करेंगे चैप्टर नंबर 6, और ये पढ़ो तब तक, धन्यवाद।